मैंने शादी की रात शोहर को अपने करीब नहीं आने दिया क्योंकि मैं किसी और को प्यार करती थी। मैंने शोहर को बता दिया, वो पेंडू सा था। मेरी बात सुनकर इसके होश उड़ गए और वो कुछ ना बोला और जाए नमाज पर जाकर सारों कतार रोने लगा। मुझे इस पर जरा भी तरस न आया और मैं सो गई। एक दिन इसने मेरे हाथ में कुछ कागजात थमा दिए और कहा, इसको सुबह खोलना। सुबह जब उठी तो वो कागजात देखे तो मेरी जान निकल गई, मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि इसमें अपनी शादी होते ही मैं गांव में 10 घंटे बस का सफर करके पहुंची थी। दुल्हन बनी रुखसत होते ही मुझे बस का सफर करना पड़ा। पूरा सफर मैंने खामोशी से किया था। गांव में अपने ससुराली घर पहुंचकर मुझे मेरे कमरे में बिठा दिया गया। मैं एक पढ़ी लिखी बीए पास लड़की थी और मेरे वालिदैन ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी एक गांव के किसान से कर दी। मैं अपनी किस्मत पर फूट फूट कर ना रोती तो और क्या करती। मेरे दिल में कोई उमंग नहीं थी, बस अफसोस था, तकलीफ थी, आंसू थे, गम था। जब मेरा शोहर गुलाम मोहम्मद मेरे कमरे में आया तो मेरे चेहरे पर हद दर्जा नागवारी सी छा गई थी। मैंने इस पर एक उचाड़ नजर डालकर हटा दी। सफेद शलवार कमीज पहने, इस पर बड़ी बड़ी मूछें, बिल्कुल पेंडू सा लग रहा था। मुस्कुराने से इसकी बत्तीसी पूरी नजर आ रही थी। मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ पल मुझे बड़ी मोहब्बत से देखने लगा। मुझे इसका यूं देखना भी बुरा सा लग रहा था। वो मुझे एक आंख नहीं भा रहा था। मुझसे कहने लगा, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम जैसी प्यारी और पढ़ी लिखी बीवी मिली है। मैंने इसकी बात सुनकर एक तीखी नजर इस पर डाली और कहा, और मैं बहुत बदकिस्मत हूँ जो मुझे एक जाहिल गवार और पेंडू शोहर मिला है। मेरी बात सुनकर इसके चेहरे की रंगत बदल गई थी। कुछ वो था भी जरा सा सांवला। इसके आगे के दो दांत भी जरा से बाहर को दिखाई देते थे। वो शायद मुझसे इस किस्म की खरी बात की तवक्को नहीं रखता था। मेरे अंदर तो पहले से जहर भरा हुआ था। मेरे माँ बाप ने मेरे लाख मना करने पर भी मेरे खालाजाद से मेरी शादी कर दी, जो गांव में किसान था। वालिदैन का कहना था कि लड़का शरीफ और नेक है, कमाता भी अच्छा है, तुम खुश रहोगी। लेकिन क्या खुशी का दारोमदार अच्छे नेक और कमाओ तक होता है? क्या मेरे दिल की खुशी कोई अहमियत नहीं रखती थी? मेरे अंदर मनफी सोचों का शिलकार भरा पड़ा था। ऐसी जलन थी मेरे अंदर कि मेरा लहजा, मेरे लफ्ज मेरे इख्तियार में नहीं थे। मेरा जी चाह रहा था कि गुलाम मोहम्मद पर अपने अंदर की सारी भड़ास निकाल दूं। मेरी बात सुनकर वो मुझे हैरत से तके जा रहा था। फिर कहने लगा कि खाला ने तुम्हें शादी की चीजें मर्जी से नहीं लेने दी। इसे लगा कि जैसे बचपन में मेरी वालिदा मुझे मेरी पसंद से चीजें लेने की बजाय मुझ पर अपनी पसंद मुसल्लत करती थी और मैं बाद में अपना गुबार सबके साथ निकालती थी। अब भी ऐसा ही कुछ हुआ है। मैंने सख्त तेवर बना लिए। बात अगर चीजों की होती तो मैं बर्दाश्त कर लेती। पहले जाकर आईने में अपनी शक्ल देखो। क्या तुम इस काबिल हो कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार सकूं? ना तुम्हारे पास अच्छी शक्ल सूरत है, ना ही आला तालीम। मेरे घर वालों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब बात मेरे जब्त से बाहर की थी। मैं रोने लगी। वो चुप सा हो गया। इसका चेहरा बुझ सा गया था। मैंने रोते हुए कहा कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेरी ये बात सुनकर वो ताज्जुब से मेरे पास से उठकर खड़ा हो गया। कहने लगा, सारा ये क्या कह रही हो? होश में तो हो? मैंने कहा, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ वो तुमसे 1000 दर्जे अच्छा है, खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है। ये सुनकर वो नम आंख लिए वॉशरूम में चला गया। और ये सच था, मैं एक लड़के की मोहब्बत में मुब्तला थी जिससे मेरी दोस्ती कॉलेज आते जाते बस स्टॉप पर हुई थी। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वहीं से पहले हमारी नजरों का तबादला हुआ। इसके बाद फोन नंबर दिया। बाकी की मोहब्बत फोन पर परवान चढ़ी थी। मैं अब भी अपनी किस्मत को रो रही थी। जब गुलाम मोहम्मद वॉशरूम से बाहर आया, चेहरा पानी से गीला था, शायद रोकर बाहर आया था। इसने मुझसे नजरें हटा ली और सामने रखे जाए नमाज को बचाकर नमाज पढ़ने लगा। नवाफिल के बाद फूट फूट कर रोने लगा। मैं अपने कपड़े तब्दील करने वॉशरूम चली गई। जब मैं सादा लिबास में बाहर आई तो वो जमीन पर चादर बिछाई तकिया रख कर लेट चुका था। मैंने भी शुक्र किया था। मैं बेड पर लेट कर सो गई। बहुत से दिन गुजर गए। ना मैंने गुलाम मोहम्मद से कोई बात की थी, ना ही इसने मुझसे। वो सुबह होते ही खेतों में चला जाता, शाम को थक हार कर पहुंचता। इसके मिट्टी और खाद से गंदे कपड़े और चेहरे पर बहते पसीने को देखकर मेरा दिल खराब होने लगता। मैं इसे बड़ी हकारत से देखकर मुंह फेर देती।
मेरे चेहरे की नागवारी भांप कर वो कमरे में चला जाता, नहा धोकर वापिस आता। मेरी मजबूरी थी कि सबके सामने मुझे इसके साथ खाना खाना पड़ता था। हमारे ससुराल में ये रिवाज था कि मियाँ बीवी एक प्लेट में खाना खाएं। गुलाम मोहम्मद के साथ एक प्लेट में खाना खाना भी मुझे एक बड़ी आजमाइश लगता था। चंद दिन तो मैं आधी रोटी खा कर ही उठ जाती। गुलाम मोहम्मद शायद मेरी नागवारी समझ गया था। मैं पेट भरकर खाना खा सकूं इसलिए वो आधी रोटी खाकर उठ जाता। मुझे इससे कोई गरज नहीं थी कि वो सुबह का गया शाम को लौटता है, भूखा प्यासा गर्मी में अपना खून पसीना एक करके वापस लौटता है, और रोटी भी इसे पेट भर के नसीब नहीं होती। मुझे तो बस अपनी अधूरी रह जाने वाली ख्वाहिशात पर हर वक्त दुख रहने लगा था। मुझे बार बार अजहर का ख्याल आने लगा। मेरे पास जो फोन था वो भी मेरी वालिदा ने वापस ले लिया था, और यहाँ बहू बेटियों को फोन रखने का रिवाज नहीं था। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने सारे लिहाज तर्क करके गुलाम मोहम्मद से मैंने कहा कि वो मुझे अपना फोन दे, मुझे अजहर से बात करनी है। मेरी बात सुनकर वो मुझे ताज्जुब से देखने लगा, लेकिन मेरी बेशर्मी उरूज पर थी। मैंने इसके हाथ से फोन छीनकर अजहर का नंबर मिलाया और बातचीत शुरू कर दी। अजहर भी मेरी वजह से बेहद परेशान था। मैंने इसे रो रो कर खुद पर होने वाली ज्यादती का जिक्र किया जो मेरे वालिदैन ने मुझ पर की थी। गुलाम मोहम्मद की मौजूदगी का भी मुझे कोई पास न था। वो खामोशी से चादर जमीन पर बिछाए लेट गया। मैं काफी देर अजहर से बात करती रही, फिर तो मैंने तमाशा ही पकड़ लिया। रोज मैं गुलाम मोहम्मद से फोन लेती और अजहर से बातें करती। अजहर मुझे अब भी अपनाने को तैयार था। एक बार फोन के सिग्नल बार बार ड्रॉप हो रहे थे। गुलाम मोहम्मद सो चुका था। मैं कमरे से निकलकर सहन में आ गई ताकि मैं अजहर से बात कर सकूं। सहन में हमारे घर कोई नहीं सोता था, सब अपने कमरे में ही थे। मैं सहन में खड़ी होकर अजहर से बात करने लगी, लेकिन यकदम मुझसे किसी ने फोन छीन लिया। मैंने बरजस्ता देखा तो मेरा देवर मुझे गुस्से से देख रहा था। कहने लगा, बेशरम औरत, तुमने क्या गैरत बेच खाई है? शोहर के होते हुए यार पाल रखे हैं। न जाने वो कब से मेरी बातें सुन रहा था। वो जिस कदर बुलंद लहजे में बोल रहा था, आहिस्ता आहिस्ता सब लोग सहन में जमा हो चुके थे। मोहम्मद भी आंखें मलता हुआ सहन में आ गया। क्या बात है, तुमने क्या शोर मचा रखा है? गुलाम मोहम्मद ने मेरे देवर को सख्त लहजे में कहा। मेरे देवर ने सबके सामने मेरी पोल खोल दी। सभी मुझे देखकर हैरान थे। मुझे लगा अब तो मुझे घर से निकाल ही देंगे। अच्छा है, मैं वापस अपने घर लौट जाऊंगी और फिर अजहर से शादी कर लूंगी। लेकिन गुलाम मोहम्मद ने सबके सामने मेरे देवर को झूठा कर दिया। कहने लगा, मुझे अपनी बीवी के किरदार पर भरोसा है। वो अपनी किसी सहेली से बात करती है और मेरी इजाजत से करती है। खबरदार जो किसी ने मेरी बीवी पर शक किया या इसके पाकीज़ा किरदार पर उंगली भी उठाई। चंद जुमलों में ही वो सबको समझा चुका था। बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन मुझे इस पर और भी गुस्सा आने लगा। मैं कमरे में आकर इससे झगड़ने लगी। मैंने कहा, तुम होते कौन हो मेरे बारे में ये कहने वाले? अच्छा खासा मेरा रास्ता साफ हो रहा था। तुम अपने भाई की बात पर एतबार करके मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे निकाल सकते थे। तुम जानते हो कि मैं किससे बात करती हूँ। मैं यहाँ से वापस चली जाती। मेरे माँ बाप को मजबूरन मेरी शादी अजहर से करवानी पड़ती, लेकिन तुम्हारी इन बातों ने मेरी राहें बंद कर दी। तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? मेरी बात इसने खामोशी से सुनी। मैं गुस्से से इसे कह रही थी। वो कहने लगा कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तब भी मैं तुम्हारे किरदार पर गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी और तुम्हारे माँ बाप की इज्जत मेरी इज्जत है। मैं सारे इल्जाम खुद पर लेकर तुम्हें छोड़ दूंगा ताकि तुम पर कोई उंगली ना उठा सके। 2-3 दिन में तुम्हें खुद शहर लेकर जाऊंगा। अगर वो लड़का तुम्हें इज्जत से अपनाने को तैयार है, मैं खुद पर इल्जाम लेकर तुम्हें खाला के घर छोड़ दूंगा और बाद में तलाक भी भिजवा दूंगा। गुलाम मोहम्मद की बात सुनकर पहली बार मैं लाजवाब हुई थी। वो कम तालीम याफ्ता था, अनपढ़ था, बिल्कुल अंगूठा छाप था, लेकिन इज्जत गैरत का मतलब अच्छी तरह से जानता था। न जाने क्यों मेरे दिल में इसके लिए जज्बात कुछ बदलने लगे थे। लेकिन मैंने अपने आप को झटका और अजहर को सारी बात बता दी। वो तो सुनकर खुश हो गया। कहने लगा, तुम शहर में आ जाओ और अपने कजन से तलाक ले लो। हम पहले शादी करेंगे, तुम मेरे पास ही रहना। बाद में तुम्हारे माँ बाप हमें अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैंने हामी भर ली। चंद दिन बाद ही मैं गुलाम मोहम्मद के साथ चली गई। अजहर के बताए हुए पते पर पहुंचकर मैंने गुलाम मोहम्मद से कहा, अब तुम जाओ, मुझे तलाक भी दे दो। इसके बाद तुम्हारा मुझसे कोई वास्ता नहीं।
मैं अजहर से निकाह कर लूंगी। वह कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए तलाक के गलीज लफ्जों को मुंह पर नहीं बोल सकता। मेरा जमीर इस बात की इजाजत नहीं देता। हाँ, मैं कागजी कार्रवाई कर दूंगा। कल तक इसी पते में तुम्हें तलाक भी दूंगा। ये कहकर वो चला गया। मैंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा अजहर ने ही खोला था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मैं घर दाखिल हो गई, लेकिन घर में इसके घर वाले नजर नहीं आ रहे थे। हालांकि वो मुझसे कह रहा था वो मेरे बारे में सब कुछ अपने घर वालों को बता चुका है। मैंने खाली घर देखकर पूछा कि तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? कहने लगा, अंदर आओ बताता हूँ। मैं इसकी हमराही में ही अंदर कमरे तक गई। कमरे में दो मर्द और मौजूद थे। मुझे देखकर कमीनगी सी हंसी हंसने लगे। इनमें से एक ने कहा, माल तो अच्छा है, इसकी कीमत मैं तुम्हें 3 लाख दूंगा। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। अजहर मेरी सौदेबाजी कर रहा था। मैं तो चक्कर खाकर रह गई। इससे पहले कि वो मुझे कमरे के अंदर धकेल कर कमरा बंद करता, मैंने बर वक्त अपना दिमाग चलाया और अजहर को धक्का देकर मैं गेट से बाहर निकल गई। वो तीनों मेरा पीछा करने लगे। गुलाम मोहम्मद अभी इतनी दूर नहीं गया था। इसे देखकर मैं इसे पुकारने लगी। इसने पलटकर मुझे देखा। मैं भागते हुए इसके पास पहुंची थी। मेरे पीछे इस वक्त 3 मर्द भाग रहे थे। रात का अंधेरा छा गया था। वो जगह भी सुनसान थी जहां अजहर ने हमें बुलाया था। मैं डरी सहमी गुलाम मोहम्मद के पीछे जा छुपी। वो तीनों मर्द हम तक पहुंच गए थे। गुलाम मोहम्मद से कहने लगे, इस लड़की को हमारे हवाले कर दो वरना तुम्हें जान से मार देंगे। इसने जवाब देने की बजाय इन्हें मारना शुरू कर दिया। बदले में वो लोग भी गुलाम मोहम्मद को मारने लगे। एक शोर सा मच गया था। कुछ देर में लोगों का हुजूम सा लग गया। खुदा की करनी हुई कि वहां से पुलिस गुजर रही थी। पुलिस को देखकर वो लोग भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पकड़े जा चुके थे। पुलिस कब से इनकी तलाश में थी। वो लोग लड़कियों को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाकर आगे बेच देते थे। अल्लाह ने मुझे बचा लिया था। गुलाम मोहम्मद के होंठों के पास जख्म हो चुका था। पहली बार मुझे इसके होंठ को देखकर दुख हुआ था। वो मुझे खामोशी से बस स्टॉप तक ले गया। मैं इसके सामने नजरें उठाने के काबिल नहीं रही थी। वो अनपढ़ होकर भी बाज़रफ निकला था। मुझे अपना आप इसके सामने छोटा सा लगने लगा। वो मुझसे पूछने लगा कि ज़ोहरा कहाँ जाना चाहती हो? अपने वालिदैन के पास। मैंने कहा, मुझे आपके साथ जाना है। मेरी बात सुनकर इसने मुझे बड़ी हैरत से देखा था। मैं इसके ज़र्फ के सामने रेजा रेजा सी होकर रह गई थी। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए हीरा चुना था। बस मैं ही अपनी कम अकली से कांच की चमक देखकर अपने हाथ जख्मी करने चली थी, लेकिन बर वक्त बच गई। गुलाम मोहम्मद ने मुझसे दूसरा कोई सवाल नहीं पूछा और मुझे गांव ले गया। मैंने गुलाम मोहम्मद का जख्म देखकर फिक्रमंदी से पूछा कि गुलाम मोहम्मद, तुम्हें हुआ क्या है? वो कहने लगा, बस से उतरते हुए गिर गया था, इसलिए चोट लग गई। मैं अपने अंदर बहुत शर्मिंदा सी होकर रह गई थी। मैंने अपने शोहर का बज़ाहिर देखकर इसे क्या कुछ नहीं सुनाया था, लेकिन इसने मेरे साथ अब तक भलाई ही की थी। 2 दिन तो मैंने इससे नजर नहीं मिलाई। अपने अंदर खुद को लानत मलामत करती रही। वो अब भी आधी रोटी खाकर मेरे पास से उठने लगा तो मैंने इसे रोक लिया। मैंने कहा, आप खाना ठीक से क्यों नहीं खाते? रोज आधी रोटी खाकर उठ जाते हो। मेरी बात पर गुलाम मोहम्मद ने मुझे हैरत से देखा था, फिर उठकर नहीं गया, चुपचाप खाना खाने लगा। अब मैं ख्याल रखने लगी थी। अंदर से तो मैं टूट चुकी थी, इसलिए अपने शोहर के सामने झुककर अपनी गलती का एतराफ करना मुझे मुश्किल लग रहा था। मैं चाहती थी वो मुझे खुद से माफ कर दे, लेकिन वो चुप था। रात को देर से कमरे में आता और जमीन पर चादर बिछाकर लेट जाता। एक दिन मैंने अपनी सारी हिम्मत जमा करके इसके सामने बैठ गई। मैंने कहा, गुलाम मोहम्मद, मुझे माफ कर दे। मैंने आपको समझने में गलती कर दी। हीरा छोड़कर मैं कांच का सौदा करने चली थी। मैं रोते हुए अपनी गलती का एतराफ कर रही थी, लेकिन वो अब भी खामोश था, कुछ नहीं बोला, ना ही मुझे चुप करवाया। अपना तकिया उठाकर जमीन पर सोने लगा। मैंने कहा, आपकी जगह यहाँ नहीं है, आप ऊपर सो जाएं। मैं जानती हूँ कि मेरी गलती छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, लेकिन आपने अभी तक अपना आला ज़र्फ ही मुझे दिखाया है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे लगा अब वो जरूर मेरी कोताही को माफ करके मुझे सीने से लगा लेगा, लेकिन वो ना जाने क्यों मुझे टिकटिकी बांधे देख रहा था। इसकी चुप मुझसे सही नहीं जा रही थी। मैंने कहा, गुलाम मोहम्मद, कुछ तो कहें, आप चुप क्यों हैं? मुझे डांट लें, अपना गुस्सा मुझ पर निकाल दें, मुझे माफ कर दें। मैं इसकी मिन्नत समाजत पर उतर आई थी।
लेकिन इसकी चुप हनूस थी, वो नहीं टूटी। हमारी शादी को 6 माह बीत गए थे। शादी के बाद जो चुप का कुफल गुलाम मोहम्मद ने अपने होठों पर लगाया, वो मेरी मिन्नत समाजत और रोना धोना भी ना खोल सका। वो मुझे खाली आंखों से देख रहा था, चुपचाप लेट गया। सुबह चंद कागजात मेरे हाथ में थमा दिए। मुझ पर तो गोया आसमान गिर पड़ा था। मैं तड़प तड़प कर रोने लगी, कहने लगी, ये गुलाम मोहम्मद, मुझे तलाक मत दो। मैं इसके सामने रोने बिलखने लगी। कहने लगा, तुम पढ़ी लिखी हो, इसे पढ़कर साइन कर देना। ये कहकर कमरे से बाहर निकल गया। मालूम था कि मर्द के दिल से उतर जाने के बाद औरत अपनी गलती पर जितनी चाहे सजा मांग ले, इसे वो इज्जत फिर से नहीं मिलती। या शायद मर्द सब कुछ सह लेता है, बस दूसरा मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं वो कागजात को हाथ में लेकर फूट फूट कर रोती रही। मेरी इतनी हिम्मत ना हुई वो कागज पढ़ूं। मैंने सोच लिया था कि रात को गुलाम मोहम्मद के पांव पड़कर माफी मांग लूंगी, लेकिन तलाक नहीं लूंगी। रात को जब वो कमरे में आया तो मैं इसके पांव में बैठ गई, गिड़गिड़ा कर इससे माफी मांगने लगी। इसने मुझे दोनों बाजुओं से पकड़कर खड़ा किया, कहने लगा, तुम कागज पढ़ लेती तो यूं ना रोती, वो तलाक नामा नहीं है। फिर दराज से निकालकर मुझे कागज पकड़ा दिए। मैंने आंसू पूंछ कर जब कागज देखे तो वो जमीन के कागजात थे जहां वो हल चलाता था। अपने हिस्से की सारी जमीन वो मेरे नाम कर रहा था। मैंने हैरत भरी नजरों से देखा कि वो अपना सब कुछ मुझे क्यों सौंप रहा है। मैंने कहा, गुलाम मोहम्मद, ये सब मेरे नाम क्यों कर रहे हैं? कहने लगा, इसलिए कि तुम मेरी बीवी हो। मैं कल शहर जा रहा हूँ, कुछ दिन के बाद लौटूंगा। गुलाम मोहम्मद ने मेरे लाख मना करने पर मुझे साइन करवा लिए। अगले रोज वो शहर चला गया। 4 दिन मैंने बड़ी बेसब्री से इसका इंतजार किया था। वो वापिस तो आया, लेकिन घर में कोहराम मच चुका था। शहर से गुलाम मोहम्मद की मैयत गांव आई थी। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। इसका एक शहरी दोस्त इसकी मैयत लेकर आया था। इसी ने बताया कि पिछले 2 माह पहले ही गुलाम मोहम्मद को मालूम हुआ कि इसे कैंसर है और ज्यादा दिन नहीं बच सकेगा। न जाने पिछले 6 माह से कौन सा जख्म इसे खाए जा रहा था, जिसका नतीजा इसकी जान ही ले गया। मुझ पर तो खुशी के दौरे पड़ने लगे थे। 2 दिन बाद मैंने कुछ होश संभाला तो एक खत मुझे मेरी सास ने दिया। कहने लगी, ज़ारा, ये गुलाम मोहम्मद के दोस्त ने दिया है। कह रहा था, गुलाम मोहम्मद ने तुम्हारे नाम भेजा है। ये सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा था। मैंने अपनी सास से कहा कि खाला, गुलाम मोहम्मद तो अनपढ़ था, फिर खत कैसे लिखा? इस पर खाला ने मुझे ताज्जुब से देखा और कहा, तुम्हें किसने कहा कि गुलाम मोहम्मद अनपढ़ था? इसने 10 जमातें गांव के स्कूल से पास की थी और 14 जमातें प्राइवेट पढ़ी थी। साथ ही साथ अपने बाप का बाजू भी बना रहा। मैं तो सुनकर दंग रह गई थी। मैं शादी से पहले कभी गांव नहीं आई थी। मुझे लगा खाला के सब बच्चे अनपढ़ ही होंगे। कहने लगी, तुम्हें गुलाम मोहम्मद बचपन से चाहता था। कहता था, अम्मा, सारा तालीम हासिल कर रही है, इसलिए मुझे भी आगे बढ़ना है। कल को जब वो मेरी बीवी बने तो इसे लोगों के सामने ये शर्मिंदगी ना उठानी पड़े कि इसका शोहर अनपढ़ है, जाहिल है और गवार है। मुझ पर ये इंकिशाफात किसी हथौड़े की तरह से लग रहे थे। आज तक मुझे गुलाम मोहम्मद ने ये नहीं बताया था कि वो भी पढ़ा लिखा है। मैंने वो खत लिया और खोलकर पढ़ने लगी। ज़ारा, मैंने आज तक तुम्हें नहीं बताया कि मैं तालीम याफ्ता हूँ, क्योंकि तालीम हासिल करना हर शहरी का हक है और जरूरी भी। फिर इन बातों को सबके सामने जताया जाए कोई जरूरी तो नहीं होता। मैंने जब से होश संभाली अपनी माँ को यही कहते सुना कि वो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती है, इसलिए मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत की कौंपल बचपन से ही फूटने लगी थी। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती रही, मेरी मोहब्बत भी परवान चढ़ती रही। कब मेरी मोहब्बत एक तनावर दरख्त की तरह मेरे वजूद में अपनी जड़ें पकड़ चुकी थी, मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ। जब भी अम्मा ये कहती, ज़ारा पढ़ रही है, तो मुझे भी पढ़ाई का शौक होने लगा। जब वो ये कहती, ज़ारा को खाने में ये पसंद है, मुझे वही चीज खाने में अच्छी लगने लगी। मैं शायद गलती से तुमसे इश्क कर बैठा था। ज़ारा, शादी की रात तुम्हारे मुंह से सब बातें सुनकर मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। मैंने आज तक कभी आंसू नहीं बहाए थे। रोना तो बहुत दूर की बात है, हर हालात का डट कर मुकाबला किया था, लेकिन इस दिन तो मैं टूट कर ही रह गया था। मर्द सब कुछ सह सकता है, लेकिन अगर लड़की शादी की पहली रात ये कह दे कि वो शोहर की बजाय किसी और से मोहब्बत करती है, तो शोहर का मान एतबार चिकना चूर हो जाता है। फिर मैंने तुमसे मोहब्बत भी बहुत टूट कर की थी, इसलिए जब तुम मेरे सामने अपने आशिक से बातें करती, ऐसी बातें जिन पर शोहर होने के नाते मेरा हक था,
तो मेरा दिल खून के आंसू रोता था। तब ये गम मुझे कैंसर में मुब्तला कर गया। मुझे पता न चल सका, मैंने अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हारे नाम कर दी कि कहीं मेरे मरने के बाद तुम्हारे साथ कोई हक तलफी न कर सके। तुम आजाद हो ज़ारा, पूरी इज्जत के साथ तुम्हें कोई भी अपना सकता है। मेरी मोहब्बत शायद मेरा मसला थी, इसलिए कब्र तक मेरे साथ जाएगी। हाथ पड़ते हुए मैं ज़ारों की तार रो रही थी। ये मैंने क्या कर दिया, क्यों कर दिया? मैंने सोचा समझा क्यों नहीं। मेरी बेआतनाई ने मेरे शोहर की जान ले ली। मैं धाड़े मार मार कर रोने लगी। मेरी सास मुझे देखकर घबरा सी गई। कहने लगी, ज़ारा ऐसा क्या लिख दिया था इसने? मैं क्या जवाब देती, क्या कहती कि मैंने क्या खो दिया है? मुझे अकल तब आई जब मैं खाली और तहे दामन रह गई थी। मैं रोते हुए खुद कलाम थी, काश गुलाम मोहम्मद तुम्हारी जगह मैं मर जाती। गुलाम मोहम्मद, तुमने मुझे से खुद गर्ज से क्यों मोहब्बत कर ली? काश कि तुम जिंदा रहते, तुम्हारे बदले मैं मर जाती। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। एक वफा गुलाम मोहम्मद मुझसे निभाकर मन्नो मिट्टी तले जा चुका था, और एक मोहब्बत निभाने का मैंने अहद कर लिया था। आज मेरी उम्र 50 साल हो चुकी है और मैं अब भी गुलाम मोहम्मद की बेवा हूँ। मैंने अपने शोहर से मोहब्बत इसके मरने के बाद की थी, जो इस उम्र में पहुंचकर एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। इसकी मोहब्बत की जड़ें मेरे अंदर मजबूती से जड़ पकड़ चुकी हैं। मैं बीमार रहने लगी हूँ। मुझे अभी यही लगता है गुलाम मोहम्मद को मरे हुए बस चंद घंटे ही हुए हैं। अभी मैंने इसका हाथ पकड़ रखा है। मेरे लिए मेरे अंदर की दुनिया थक सी गई है। मेरा जख्म आज भी हरा है। मेरे दुख में कभी कमी नहीं आ सकी। मेरी इन लड़कियों से गुजारिश है जो अपनी आला तालीम को सर पर सवार कर लेती हैं और अपने कम तालीम याफ्ता शोहर को हकारत से देखती हैं, अपने शोहर की कदर करें। जितना मुखलिस वो आपसे है, कोई सड़क छाप आशिक नहीं हो सकता। जो शख्स आपको इज्जत से ब्याने की बजाय कोर्ट मैरिज का मशवरा दे, वो आपको बेच खाएगा। काश कि ये बात मैंने पहले समझी होती तो शायद गुलाम मोहम्मद आज भी जिंदा होता।